यह कहानी सुधा मूर्ति उर्फ लेखिका की जुबानी जो कि हिंदी में बताई जा रही है। लेसन नंबर 7। इन इंडिया द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब भारत में दोनों दुनिया की सबसे बुरी स्थिति। सोमवार सप्ताह का पहला काम का दिन है और हमारे दफ्तरों में यह दिन बहुत बिजी रहता है। सभी ईमेल और कागजात को प्रोसेस करना होता है और मीटिंग करनी होती है। अपॉइंटमेंट की लंबी सूची जरूरी है, इसलिए हमारी डायरियों में भरी जाती है। अपॉइंटमेंट के बीच में अचानक कॉल करने वाले हमेशा आ जाते हैं। सेक्रेटरी सोमवार की सुबह बहुत पसीना बहाते हैं, लेकिन हमें फिर से रविवार तक पहुंचने के लिए सोमवार को पार करना पड़ता है। मुझे एक ऐसा ही सोमवार याद है। मैं अपने ईमेल चेक करने और उनका जवाब देने में व्यस्त थी। तभी मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि 2 मेहमान बिना अपॉइंटमेंट के मुझसे मिलने आए हैं। मैंने उनसे पूछा, इन मेहमानों में ऐसी क्या खास बात है कि आप उन्हें बिना अपॉइंटमेंट के भी अंदर आने दे रही हैं? मुझे अपने स्टाफ और मेहमानों की जांच करने के उनके तरीकों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैडम, एक बहुत बूढ़ा आदमी है जो बहुत कमजोर दिख रहा है और दूसरा अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। वे कहते हैं कि यह बहुत जरूरी है और वे काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, उन्हें अंदर भेजो। वे अंदर आए और मेरे सामने बैठ गए। बूढ़ा आदमी 70 साल से ज्यादा ही लग रहे थे। वह कमजोर, थके हुए और परेशान दिख रहे थे। उनके हाथ में एक घिसा-पिटा बैग था। उनकी हालत दया आ जाने वाली थी। उनके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो कुछ हद तक परेशान दिख रहा था। मैं तुरंत मुद्दे पर आ गई। बताओ, क्या बात है? बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखता रहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, मैडम, मैंने इस बूढ़े आदमी को बस स्टॉप के पास बैठे देखा। लगता है कि उसके पास कोई नहीं है। उसे कोई रहने के लिए सहारा चाहिए। बदकिस्मती से उनके पास कोई पैसा नहीं है। यह अधेड़ उम्र का आदमी हर तरह की बातों को घुमा फिरा कर करना चाहता था। मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो बेवजह ही बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं। वे कभी भी सीधे तौर पर नहीं बताते कि उन्हें क्या चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसी बातों की आदत है, इसलिए मैं अक्सर उन्हें बीच में ही काट देती हूँ, भले ही मैं रूखा लगने का जोखिम क्यों न उठाऊं। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैंने सीधे पूछा। मैंने आपके काम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस भले इंसान की मदद करें। क्या आपके पास कोई है? मैंने बूढ़े आदमी से पूछा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मेरा कोई नहीं है। आपका परिवार कैसा है? नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? मैंने कई प्रश्न पूछे और उन्होंने काफी आराम से उत्तर दिए। मुझे उस बूढ़े व्यक्ति के लिए बुरा लगा। उनके पास पैसे नहीं थे और कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं था। यह एक दुखद मामला था। मुझे एक वृद्धाश्रम के बारे में याद आया जिसके साथ हमारा आए दिन संपर्क होता था। मैंने इस घर में फोन किया और उन्हें बताया कि मैं एक बूढ़े व्यक्ति को वहां भेज रही हूं और उसे तब तक वहां रखा जाना चाहिए जब तक हम यह तय नहीं कर लेते कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करिए, मैं उनके साथ जाऊंगा और उसे वहीं छोड़ दूंगा। वहां से मैं अपने कार्यालय जाऊंगा। फिर वे मेरे दफ्तर से चले गए। जल्द ही मैं अपने काम, मेहमान और अपने दोस्तों की दुनिया में खो गई। वाउचर, बजट इत्यादि। ऐसा नहीं है कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति का मामला भूल गई हूँ। कभी-कभी मैं वृद्धाश्रम में फोन करके उनके बारे में पूछती थी। वे मुझे बताते थे कि वह ठीक है।
मुझे उनके बारे में ज्यादा सोचने का समय ही नहीं मिला। मैं हर महीने वृद्धाश्रम को पैसे भेजती थी। एक दिन मुझे घर के रखवाले का फोन आया कि बूढ़ा आदमी बहुत बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या मैं शाम को आ सकती हूँ? मैं उस शाम अस्पताल में उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने गई। वह सचमुच ठीक नहीं थे। डॉक्टरों को लगा कि उनकी हालत गंभीर है और उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगा कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे वह इस समय देखना चाहते हो। शायद उनके अपने बच्चे नहीं, लेकिन शायद कोई भतीजा या बहन या भाई, कम से कम कोई दोस्त तो हो सकता है। क्या कोई ऐसा था जिसे हम बता सकें? मैंने उनसे पूछा, क्या आप किसी से मिलना चाहते हो? आप जिसे चाहोगे, हम बुला लेंगे। क्या आपके पास किसी का फोन नंबर है? अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो और मेरी इतनी मेहनत के लिए भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। तो फिर हम इसी के साथ कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। कांपते हाथों से उन्होंने एक नंबर लिखकर मुझे दिया। हमने उस नंबर पर कॉल किया और दूसरी तरफ से व्यक्ति को बताया कि बूढ़े व्यक्ति की हालत गंभीर है। कुछ देर बाद एक व्यक्ति उन्हें देखने आया। वह बेचैन और परेशान दिख रहा था और वह सीधे बूढ़े के पास गया। मुझे लगा कि मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है। मैंने अपनी याददाश्त को जगाने की कोशिश की लेकिन कुछ याद न आया। मैं बस यह याद नहीं कर पाई कि बूढ़े आदमी का मेहमान इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। शायद वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा था जिससे मैं अपनी सफर में मिली थी। इस बीच डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने मुझे बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। मुझे दुख हुआ। मैं न तो उन्हें जानती थी और न ही उनसे कोई संपर्क था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ मिनटों के बाद मेहमान बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप एक बेंच पर बैठ गया। पूरी जगह शांत और उदास भरी थी। ख्याल रखने वाला यह मेहमान और मैं इलाज के लिए अस्पताल के कुछ नियम पत्रों के पूरा होने का इंतजार करते हुए मेहमानों के कमरे में बैठी थी। मेहमान ने पूछा, उनका थैला कहाँ है? कौन सा थैला? उन्होंने कहा, यह आदमी एक थैला लेकर वृद्धाश्रम आया था। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मेहमान को कैसे पता चला कि वहां एक थैला है? मैंने एक चपरासी को वृद्धाश्रम भेजकर थैला लाने को कहा। जब थैला आया तो वृद्धाश्रम के लोगों ने उसे थैला लाने के लिए कहा। मेहमान इसे खोलने के लिए बेचैन था, लेकिन मैंने उसे इसकी इजाजत नहीं दी। जब तक आपको पहचान नहीं लेते तब तक आप बैग नहीं खोल सकते। आपका थैला है क्या? इस बूढ़े आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें इस बैग के बारे में कैसे पता चला। मेरे सवालों से वह बहुत परेशान लग रहा था। शायद उसे यह पसंद नहीं था कि कोई महिला उससे सवाल करे। भारत में पुरुष अक्सर परेशान हो जाते हैं जब महिलाएं ऐसे सवाल उठाती हैं जो उनके लिए असुविधाजनक होते हैं। वे ऐसी महिलाओं को पसंद करते हैं जो उनके काम पर सवाल नहीं उठाती। किस्मत से यह तरीका धीरे धीरे गायब हो रहा है। उस आदमी ने कहा, मैं ही उनके साथ लेकर आया था और उन्हें इस घर पर छोड़ कर गया था। आप कौन हैं? मैं बहुत बेचैन थी। मैं उनका बेटा हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना हैरान थी। अब मुझे याद आया कि वह वही अधेड़ उम्र का आदमी था जो सोमवार की सुबह हमारे दफ्तर आया था और भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसने उस बूढ़े आदमी को बस स्टॉप के पास बैठे हुए पाया था। मैं बहुत परेशान हो गई। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपके पास बताने के लिए कोई कहानी नहीं है।
मुझ पर घर की परेशानियां हैं, उसने कहा। मेरी पत्नी को मेरे पिता कभी पसंद नहीं थे। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि मैं उसे अपने पिता के बीच में से किसी एक को चुनूं। उस समय हमने आपके फाउंडेशन के बारे में पढ़ा। तब हमने सोचा कि हमारी परेशानियां बिना पैसे के हल हो सकती है। उसने कहा कि उसके पास अपनी पत्नी को खुश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह उस घर की मालिक थी जिसमें वे रहते थे। आपकी समस्या को हल करने का यह कैसा तरीका है? मैंने उन्हीं के खिलाफ उन्हें सुनाया। हम अनाथ लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उन अनाथों की नहीं जिनके बच्चे हैं। यहाँ पर बैग का मतलब थैला है। जब बैग खोला गया तो उसमें 3 जोड़ी पुराने कपड़े, कुछ दवाइयाँ और एक पासबुक मिली। जब मैंने पासबुक खोली तो मैं हैरान रह गई। उस बूढ़े आदमी के पास 1 लाख रुपए से ज्यादा का बैंक बैलेंस था। बूढ़े आदमी ने अपने खाते के लिए एक नॉमिनी बनाया था, उसका बेटा, वही बेटा जिसने उसे खो दिया था। एक बेटा इतना बेरहम था कि अपने पिता को बेसहारा बताकर उसे वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया। अब वही बेटा अपने पिता के पैसे लेने आया था। हालांकि उनका बेटा उनकी देखभाल नहीं करना चाहता था और उसने मुझसे झूठ बोला था कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी वह बूढ़ा आदमी चाहता था कि उनका पैसा उनके बेटे को मिले। उनके मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि वह उस पैसे को वृद्धाश्रम को दे दे जिसने उनके आखिरी दिनों में उन्हें आश्रय दिया था। पश्चिमी देशों में वृद्ध का मतलब बूढ़े व्यक्ति हैं। जब वृद्ध लोग वृद्धाश्रम में मरते हैं तो वे अक्सर अपनी संपत्ति उस घर या अस्पताल को दे देते हैं जिसने उनकी देखभाल की थी। यह अन्य वरिष्ठ का मतलब अधिक अनुभवी इंसान है। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए होता है। वे अपना पैसा अपने बच्चों को नहीं देते, न ही बच्चे अपने माता पिता से ऐसा करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन भारत में हमारे पास दोनों दुनिया की सबसे खराब स्थिति है। बच्चे वृद्ध माता पिता की बेइज्जती करते हैं और माता पिता हमेशा की तरह अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे देते हैं। तुम और तुम्हारे पिता ने कुछ हजार रुपयों के लिए जिस तरह से यह नाटक रचा, वह शर्मनाक है, मैंने उस आदमी से कहा। और तुम एक बुरा मिसाल पेश कर रहे हो। अगली बार जब कोई वाकई बेसहारा व्यक्ति मदद मांगेगा, तो हम उसे मदद देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम्हारे जैसे लोगों की यादें हमेशा के लिए हमारे जहन में रह जाएंगी। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन, अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में और मेरी इतनी मेहनत के लिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब फिर मिलते हैं जल्द ही फिर अगली वीडियो में।